जय हिंद दोस्तों, मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। तो आज हम दो बातों पे बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम अमेरिका की नई डिफेंस पॉलिसी, उसके क्या मायने हैं और उसको जो घटनाएं कुछ इस इलाके के अंदर हो रही हैं उनसे जोड़ के देखने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात हम करेंगे इमरान खान को लेकर जो सियासत चल रही है पाकिस्तान में, उसको हम डाइसेक्ट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2022 के हवाले से, जो 28 अक्टूबर को अमेरिका ने रिलीज करी है। इसके अंदर न्यूक्लियर रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट है और अदरवाइज भी है। और इसके भी दो हिस्से हैं, एक वो हिस्सा जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है और एक वो हिस्सा जो सीक्रेट है, जो स्पेसिफिक जो उनके इदारे हैं उनके इस्तेमाल के लिए है। तो इसमें ये चार बड़ी अहम बातें कही गई हैं। इन चार अहम बातों को समझते हैं। पहले ये बात देखते हैं कि वो क्या बातें हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कही है, डिफेंडिंग द होमलैंड फ्रॉम मल्टी डोमेन थ्रेट्स फ्रॉम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी कि होमलैंड सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, कहते हैं हमें अपने देश की रक्षा करनी है। मल्टी डोमेन थ्रेट, एक तो थ्रेट होती है फौजी थ्रेट, लेकिन अब मल्टी डोमेन थ्रेट की साइबर सिक्योरिटी हो गई, आपके सबवर्जन हो गया सोसाइटी का, आपका सोशल मीडिया से शेपिंग दी माइंड्स हो गया लोगों का, आपने लोगों के माइंड को शेप कर दिया, आपने इलेक्ट्रोल सिस्टम को सबोटाज कर दिया। इस तरीके के आरोप अमेरिका में लगे हैं और इसी चीज को हाईलाइट कर रहा है ये बात कि डिफेंडिंग द होमलैंड फ्रॉम मल्टी डोमेन थ्रेट्स फ्रॉम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दूसरा ये कहता है, डेटरिंग अटैक्स अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एलाइज एंड पार्टनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटरिंग मतलब कि रोकना, दुश्मन को कोई ऐसा कदम उठाने से रोकना जिसको हम ये कहें कि दुश्मन को हम पर हमला करने से रोकने, कि हम पर हमला, हमारे एलाइज पर हमला और हमारे पार्टनर्स पर हमला। यहां पर ये मैं पॉइंट हाईलाइट करूंगा कि जब ये एलाइज और पार्टनर्स की बात होती है तो भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आज की तारीख में। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, जहन में रखिए जब मैं ये पूरी बात कर रहा हूं। और ये पूरी जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी है ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के ऊपर फोकस्ड है। वो इसको सब्सटैंशियल थ्रेट मानते हैं और रशिया को अक्यूट थ्रेट मानते हैं फॉर यूरोप। तो इस तरीके से इन्होंने थ्रेट का भी डिवीजन किया है। तो तीसरा पॉइंट ये कहते हैं, डेटरिंग एग्रेशन while preparing to prevail in conflict when necessary। यानी कि दुश्मन को डिसवेड करना, मतलब आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि दुश्मन की हिम्मत ना हो कि आपके ऊपर हमला कर दे, और लेकिन अगर वो कर दे तो इतनी तैयारी हमारी होनी चाहिए कि हम कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर प्रिवेल कर सकें, कि जो लड़ाई हो उस पर हमारा झंडा जो है उसमें बुलंद रहे हमेशा थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट। और वो कहते हैं कि प्रायोरिटाइजिंग द चैलेंज, कहते हैं अब ये जो चैलेंज है इसको अगर हम प्रायोरिटाइज करें तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और रशिया का चैलेंज इन यूरोप। तो बेसिकली उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि दो चैलेंजेस हैं, एक इंडो पैसिफिक जहां पे चाइना सर्वोप्रिय है एज चैलेंजर, और एक यूरोप है जहां पर रूस है और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है। और चौथी चीज ये कहता है, बिल्डिंग अ रेजिलिएंट ज्वाइंट फोर्स एंड डिफेंस इकोसिस्टम। तो ज्वाइंट फोर्स जैसे कि आपकी नेटो हो गई,
जैसे कि आपका एग्रीमेंट ताइवान के साथ है, जापान के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है। फिर आपने एक नया एक अरेंजमेंट करा है जिसको ऑकस बोलते हैं, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है। ये भी एक मिलिट्री अलायंस है। तो ये तो हो गई ज्वाइंट फोर्सेस। एंड डिफेंस इकोसिस्टम, अगर डिफेंस इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें इंडिया शामिल हो जाता है। डिफेंस इकोसिस्टम में आपके काफी सारे एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ हैं, जिसमें इंटर ऑपरेटिबिलिटी है, जिसमें लॉजिस्टिक्स की बात है और वेरियस अदर थिंग्स। आपका डिफेंस टू डिफेंस कॉपरेशन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉपरेशन है ऑन मैटर्स डिफेंस। आप में आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्रिटिकल आर्म्स की बिक्री वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस डिफेंस इकोसिस्टम के तहत आती हैं। तो इन 4 पॉइंट में 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे भारत जो है वो अंडरलाइन होता है। दूसरा जो इसका जो दूसरा पॉइंट है जिसमें बोलता है यूनाइटेड स्टेट्स एलाइज एंड पार्टनर्स, डेटरिंग अटैक्स अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स एंड एलाइज एंड पार्टनर्स। तो पार्टनर्स में इंडिया आता है। और चौथा पॉइंट, बिल्डिंग अ रेजिलियंट ज्वाइंट फोर्स एंड डिफेंस इकोसिस्टम। तो डिफेंस इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर इंडिया आता है। तो ये इंडिया की अहमियत है इस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी 2022 की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शी जिनपिंग का जो स्पीच था 15-16 का, जो कम्युनिस्ट पार्टी समिट हुआ, जो कांग्रेस हुई वहां पर, जिसमें शी जिनपिंग को आजीवन के लिए मुखिया करार दिया गया, उसमें जो उनका स्पीच था उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बेसिकली ये वार्न किया अगेंस्ट इंटरफेयरिंग इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स दैट चाइना कंसिडर्स इट्स इंटरनल मैटर। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, कौन से इंटरनेशनल डिस्प्यूट? साउथ चाइना सी में नेविगेशन को लेकर है। वो कहते हैं ये समुद्र हमारा है और हम आपको इसमें नहीं घूमने देंगे। वो कहते हैं जी ये आपका नहीं है, इसमें हम अपने जहाज चलाएंगे। फिर ताइवान का मसला है, कहते हैं ये ताइवान हमारा इलाका है, इसमें आप दखल ना करें। लेकिन अमेरिका नैन्सी पेलोसी को वहां पर भेज देती है और उससे तनातनी हो जाती है। तो ये उन्होंने स्पीच दी थी 15-16 अक्टूबर को, और उसके जवाब में 28 अक्टूबर को नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी। जवाब में क्या, इसकी स्ट्रैटेजी तो बहुत समय से बन गई होगी, लेकिन उसको रिलीज इन्होंने उसके बाद किया है। तो ये बेसिकली इसको आप शी जिनपिंग के स्पीच का जवाब ही समझिए। अब इस पूरे जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी है और जो शी जिनपिंग जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर इंडिया कहां फिट इन होता है? जहां तक शी जिनपिंग की सवाल है, जहां तक चाइनीज का सवाल है, उन्होंने ये कहा है कि हमें अपनी आर्म फोर्सेस को मजबूत करना है। और उन्होंने गलवान में एक कर्नल जिनकी पिटाई हुई, और कहा जाता है चाइनीज की तरफ से कि 4 लोग मारे गए, लेकिन बहुत सारी खबरें इधर उधर से लीक हो रही हैं जिसमें पता लग रहा है कि बहुत सारे चाइनीज जो हैं उस गलवान की क्लैश में मारे गए, जख्मी हुए। उसमें से ये कर्नल हु बाओ, शायद मैं नाम सही ले रहा हूं, ये भी थे। और इनका एक इंटरव्यू जो चाइनीज टेलीविजन ने किया, उसको पूरे डेलीगेट्स, जो कि बहुत सारे कई 100 डेलीगेट्स थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उनको वो दिखाया गया शी जिनपिंग के भाषण से पहले, जिसके अंदर हु बाओ जो है रोते हुए भी दिख रहे हैं और बहुत ही भावुक माहौल बन गया। और वो हाईलाइट किया इस कम्युनिस्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस में। तो वहां पर इंडिया फिट इन होता है जहां तक चाइना को चैलेंज मिल रहा है। अगर एशिया में किसी से, तो वो इंडिया से मिल रहा है, और इंडिया को वो बगैर कहे उसने एक तरीके से अपना दुश्मन जो है वो घोषित कर दिया। तो उस लिहाज से, उसको ध्यान में रखते हुए, अगर हम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे खेल को समझें, तो इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक एलाई है अमेरिका का, और इंडिया क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई है, तो ये बात चीनियों की आंख में खटकती है। इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है क्वाड में,
जैसा कि आपको मालूम है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ये क्वाड के पिलर्स हैं और ये नेवल एक्सरसाइजेज हर साल करते हैं, डिफेंस कॉपरेशन भी करते हैं। भारत इसको फॉर्मली एक डिफेंस अलायंस नहीं मानता है, वो उसको कल्चरल अलायंस मानता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक डिफेंस अलायंस ही है और ये इन सारे मुल्कों की, इन चारों मुल्कों की नेवीज जो हैं हर साल प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में या बे ऑफ बंगाल के अंदर किसी ना किसी रूप में मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का इंडिया एक बहुत मेजर एलाई है इस पूरे इलाके में, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। बहुत ही क्रेडिबल मिलिट्री फोर्स है, बहुत ही पावरफुल नेवी है और न्यूक्लियर ट्राइड वाली जो नेवी है, यानी कि वो नेवी जो हवा से भी न्यूक्लियर बॉम्ब डिलीवर कर सकती है, वो नेवी जो सतह से भी न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकती है और वो नेवी जो सतह के नीचे से, पानी के नीचे से भी मिसाइल को दुश्मन के इलाके में दाग सकती है। तो ये इंडियन नेवी और इंडियन मिलिट्री जो है दुनिया की 5 बड़ी ताकतों में शुमार है और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी सबको मिला के, और ये अमेरिका की इस इलाके में एलाई है। तो ये बहुत बड़ी मजबूती अमेरिका को देता है। अगर इसको नेटो के साथ में जोड़ के देखा जाए तो नेटो में भी कोई भी ऐसी फौज नहीं है जो इंडिया के बराबर हो, ना तादाद में और ना क्षमता में। तो इस लेवल की फोर्स अमेरिका के साथ खड़ी हुई है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा एक एसेट है इंडिया, जो कि किसी भी हालत में अमेरिका खोना नहीं चाहता। और इंडिया और अमेरिका का जब गठजोड़ बनता है तो चीन को पसीना आता है, चीन घबराता है और वो घबराहट जो है शी जिनपिंग के भाषण में भी नजर आई और कर्नल हु भाव जिस तरीके से भावुक हुए और वहां रोए सबके सामने, उससे भी ये चीज उजागर होती है। अब ये सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का जिक्र करना यहां पर बहुत जरूरी है। अब अमेरिका का 2 चैलेंजर हो गए, एक तो यूरोप के अंदर रशिया हो गया जिसको वो एक्यूट मानता है यूरोप के लिहाज से, लेकिन उसका जो चैलेंजर है, असली चैलेंजर है, वो रशिया को चैलेंजर नहीं मानता और है भी नहीं। इकोनॉमी भी उसकी कमजोर है, टेक्नोलॉजी भी अभी धीरे धीरे कम होता चले जा रहा है और यूक्रेन की लड़ाई ने इसको साबित भी कर दिया। तो असल जो चैलेंजर है वो चाइना है। चाइना उसका अभी नंबर 1 एनिमी है। पाकिस्तान का चाइना हिमालय से भी ऊंचा दोस्त है। तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। तो चाइना की वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर रहेगा और ये कोई लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि जो बाइडेन बुढ़े हो गए हैं, उनको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं और ये वगैरह वगैरह। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ इज पाकिस्तान, तो उसके अंदर कुछ तथ्य था, कुछ ग्रेविटास था और वो यही था कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं, पाकिस्तान की फौज भी मजबूत है, उसके पास भी एक नेवी है और ये अगर चाइनीज के साथ अलाइड होते हैं तो उससे इंडिया को परेशानी होगी और अगर इंडिया को परेशानी होगी तो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में जो अमेरिका की किलाबंदी है उस पर फर्क पड़ेगा। अगर उस पर फर्क पड़ेगा तो यानी कि आने वाले समय में अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा कसता रहेगा। अब शिकंजा कैसे कसेगा? वो बाहर से नहीं कसेगा, वो अंदर घुसकर कसेगा। इसीलिए अमेरिका के जो एम्बेसडर थे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गए और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का हवाला दिया और बड़े लोग पाकिस्तान वाले बड़े खुश हो गए इस बात से। लेकिन उसको काउंटर बैलेंस कर दिया जो बाइडेन ने बताकर कि उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो इतने ज्यादा सिक्योर नहीं है। उसके अंदर अफगानिस्तान, तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उधर बलूच फ्रीडम मूवमेंट और ये सारी जो चीजें जो जिस पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं उससे इनके एसेट्स पर खतरा है।
तो पाकिस्तान को कमजोर भी करना है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं कर देना कि वो पूरी तरह चीन की गोदी में बैठ जाए, या इस लेवल तक कमजोर हो जाए कि वहां पे अफरा तफरी मच जाए और ये जो पावरफुल वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास, ये गलत लोगों के हाथ में पड़ जाए। तो ये एक ओवरऑल नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी के ऊपर एक बहुत ही शॉर्ट में मैंने ये एक एनालिसिस करके आपको बताया। अब इसी को जोड़ के जो बाइडेन की बात और ये जो मैंने पूरा जो खाका खींचा आपको जियो पॉलिटिक्स का, इसी से जोड़ के अब हम पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी नजर डाल देते हैं। आपने देखा कैसे पाकिस्तान के अंदर DGISI जनरल अंजुम और आपके DGISPR इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो ऐसे लग रहा था कि पूरी रात ये बेचारे सोए नहीं, किसी ने इनको सताया है, टॉर्चर किया है, और बड़े रोती रोती सी शक्लों को लेकर ये बैठे हुए थे। बात उन्होंने पूरी सियासी करी, लेकिन मेरे जैसा जो व्यक्ति उसको देखता है तो उनकी बात के परे जाके देखने की कोशिश करता है, और वो परे जब जाते हैं तो वो दरअसल ये समझ में आता है कि इमरान खान ने वो कर दिखाया है जो किसी ने नहीं कर पाया, जो कोई नहीं कर पाया। अभी तक कठपुतली नचाते थे पाकिस्तान के फौजी, अब इमरान खान ने पाकिस्तान के फौजियों को कठपुतली बनाकर नचा दिया। तो ये काम पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने कर दिखाया है, और इसी वजह से ये कठपुतलियां जो है रोती हुई नजर आ रही थी, शक्ल उतरी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि रात में ये कहीं पिट पिटा के आए हैं, और बहुत ही बदहाल नजर आ रहे थे। अब ये कठपुतलियां कैसे नाची, ये कठपुतलियां कैसे नाची, इसको समझने के लिए जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया डी चौक से, लाहौर से, उनकी भाषा आप सुनिए, जिसमें वो कहते हैं कि DGISI कान खोल कर सुन लो। देखिए, ये मुल्क के अंदर, इस मुल्क में, जिस मुल्क में आर्मी ऑल माइटी पावरफुल हो, वो मुल्क जिसकी फौज एक बहुत बड़ा हिस्सा हारने के बाद, दैट इज बांग्लादेश में हारने के बाद, जहां पे उन्होंने लाखों की तादाद में औरतों के साथ में, अब आप देखिए कि कैसे इमरान खान ने ललकारा कि DGISI कान खोलकर सुन लो। जैसे ही इमरान खान ने ये शब्दों का इस्तेमाल किया, मेरे को तभी से पक्का विश्वास हो गया कि इमरान खान के पीछे एक बहुत बड़ी बैकिंग है, और वो बैकिंग पाकिस्तान की फौज से आती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि जनरल बाजवा ने शायद 1.5 महीना पहले या 2 महीना पहले ये चेताया था फौज को कि राजनीति से परे रहें, पॉलिटिक्स से दूर रहें, और तब ये बातें हो रही थी कि जो जूनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं वो इमरान खान के साथ हैं, और सीनियर लेवल ऑफिसर्स जो हैं या जो अधिकारी हैं, जो मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, वो बाजवा के साथ हैं। दरअसल जब इमरान खान ने ये ललकार के बोला कि कान खोलकर सुन लो, उससे ये वाजे हो गया कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मिलिट्री का धड़ा है जो इमरान खान के साथ खड़ा है। अब देखिए, चाहे फौज कहीं की भी हो, भारत की हो, पाकिस्तान की हो, अमेरिका की हो, रशिया की हो, वहां के फौजी कहां से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं। सोसाइटी के अंदर से लोग आते हैं। सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है उसका इफेक्ट फौजियों के जहन में भी होता है, उनके आउटलुक में भी होता है, बिहेवियर में भी होता है। तो जो सोसाइटी के अंदर चल रहा है उसका इंपैक्ट होगा। अगर इमरान खान को इतनी भारी सपोर्ट पंजाब से मिल रही है, KPK से मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि फौज के अंदर भी ये जो तबके हैं इमरान खान के सपोर्टर होंगे, और पाकिस्तान की फौज मेजॉरिटी, मैं तो कहूंगा 80% प्लस पाकिस्तानी, पंजाबी और पठान है। सिंधी और बलोच और बाकी लोग तो बहुत कम है। तो इन सारों की, इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर हैं, दैट इज पंजाबी और पठान, उनमें से बहुत बड़ी तादाद होगी जो कि इमरान खान के सपोर्टर होंगे, जस्ट लाइक योर सोसाइटी।
और यहां से इमरान खान को वो ताकत मिलती है जब वो ये कहता है कि DGISI कान खोलकर सुन लो। तो कान खोलकर सुन लो बेसिकली ये बताने के लिए है कि बॉस, कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग मेरे पीछे खड़े हैं, और अगर सिचुएशन ऐसी बनी तो तुमको यह पता नहीं चलेगा कि कहां जाएं, कहां छुपें, कैसे अपने आप को बचाएं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। तो जनरल बाजवा का यह कहना कि पॉलिटिक्स से दूर रहें, इन दोनों महाशय DGISI और ISPR की जो पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई वो, और फाइनली जो इमरान खान ने डी चौक में कुछ जनरलों के नाम लिए, एक ब्रिगेडियर था और कोई लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं और वगैरह वगैरह, और खुल के बात करी तो उससे क्लियर हो गया कि इसके पीछे बहुत बड़ी बैकिंग है। अब सिचुएशन वहां पर डेवलप हो रही है, घबराहट मची हुई है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान में इस बात पे डिबेट हो रही है कि अगला चीफ कौन होगा। सोचिए कि कितनी बड़ी डिबेट डिस्कशन हो रहा है, और क्योंकि अगला चीफ होगा उससे पाकिस्तान की सियासत का रुख पता लगेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, मतलब हम और आप जो इंडिया के जो व्यूअर्स हैं मेरे, वो तो कभी ऐसा इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इस तरीके का भी आर्मी का रोल हो सकता है। हम लोगों के यहाँ आर्मी एक नॉर्मल शहरी की तरह घूमते हैं, और आपने देखा होगा अपने अपने शहर में फौजी अपने नॉर्मल तरीके से, कोई उनका सिविलियंस के साथ में बर्ताव बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कि नॉर्मल जैसे सिविलियंस का आपस में एक दूसरे में होता है। बल्कि हमारे देश में तो पुलिस का रौब बहुत जबरदस्त है। फौजी को तो कोई पूछता नहीं है, फौजी को तो सिर्फ लोग सलाम करते हैं और इज्जत देते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो पुलिस का रौब और रुतबा जो है, जिससे लोग थर-थर कांपते हैं, और बेचारे फौजी भी उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं सिविल रिलेटेड इश्यूज को लेकर, वो भी बेचारे कहीं ना कहीं डरे रहते हैं। मैं तो इस लेवल तक भी जाऊंगा इस बात को करने में। तो जमीन आसमान का फर्क है, और वहां पर ये डिस्कस हो रहा है कि भाई कौन बनेगा आर्मी चीफ और वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेसिकली उनकी डेमोक्रेसी शैम है, वहां पर मिलिट्री ही ऑलमाइटी पावरफुल है, चाहे वहां पर शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी भुट्टो, कोई भी हो, इमरान खान हो। पाकिस्तान जब से आजाद हुआ, इनफैक्ट जनरल अयूब से लेकर आज तक, हमें यह मान लेना चाहिए कि मार्शल लॉ ही है। कभी सिविलियन फेस आगे हो जाता है, कभी फौजी फेस सामने हो जाता है, लेकिन असली जो हुक्मरान है वो फौजी ही है। वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, और इस पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है इमरान खान ने। तो ऐसे में सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाती है कि अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी पर जब ये अपना लॉन्ग मार्च लेके जाते हैं, अगर स्थिति बिगड़ती है तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत जबरदस्त एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन बन जाएगी, जो कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए भी फायदेमंद नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान अनस्टेबल होता है तो माइंड यू उसके असर हमारे ऊपर भी पड़ेंगे, गंभीर पड़ेंगे। ये हमको क्लियरली ये समझ जाना चाहिए, और हम को ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर उस लेवल का क्योस हो जाए। 20-22 करोड़ की आबादी है, और इतनी बड़ी आबादी जो कि हाईली इस्लामाइज्ड, रेडिकलाइज्ड है, मिलिटराइज्ड है, वहां पे हर घर में AK-47 है। और इस तरीके के माहौल में आप सोचिए कि कितना तबाहकुन माहौल बन जाएगा इस पूरे बर्रे सगीर या सब कॉन्टिनेंट में। तो ये हमें बिल्कुल नहीं ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल सिचुएशन इसी तरीके से बहुत गंभीर हो गई है। तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों चीजों का, इमरान खान और उसका लॉन्ग मार्च, और किस हद तक ये जा सकती है कहानी, और नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी अमेरिका की 2022, चाइना, इंडिया, इंडो पैसिफिक, और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली स्टोरी का इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।